Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav and today I'm going to cover a very important topic from economy, bond yield. बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है पर लोग इसे समझ नहीं पाते। इसको समझते हैं आज बहुत इजी टर्म्स में। तो बॉन्ड यील्ड क्या है ये समझेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, बॉन्ड्स कहां पर आते हैं और बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो इकोनॉमी में उसका कैसा इंपैक्ट पड़ता है, कंपनीज के ऊपर उसका कैसा इंपैक्ट पड़ता है। अगर बॉन्ड यील्ड का बढ़ना एक प्रॉब्लम है तो आरबीआई का जो सॉल्यूशन था ऑपरेशन ट्विस्ट, वो ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है ये समझेंगे। यूएस का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है उससे बॉन्ड यील्ड, इंडिया के बॉन्ड यील्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंडिया की इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ता है। यानी बॉन्ड यील्ड से जितने भी कनेक्टेड डॉट्स हैं आज हम सारे कनेक्ट कर लेंगे, पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करेंगे बॉन्ड यील्ड को। तो आप इसको पढ़ के एकदम कॉन्फिडेंट फील करेंगे लाइक अ चैंपियन। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा, दैट्स माई प्रॉमिस। आप आराम से देखिए, मैं शुरुआत करता हूं फाइनेंशियल मार्केट से। आइए समझते हैं इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली। फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट मीन्स जहां पर आप कुछ चीज बेचते हैं या तो खरीदते हैं, दैट इज मार्केट। फाइनेंशियल मीन्स रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू मनी। ऐसा मार्केट जहां पर आप डिपॉजिट कर रहे हैं या कुछ चीज बोरो कर रहे हैं, पैसा बोरो कर रहे हैं, रिलेटेड टू मनी है, ऐसे मार्केट को हम बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट दैट इज रिलेटेड टू मनी, दैट मार्केट इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। इजी टर्म्स में बात करेंगे भाई, बहुत टेक्निकल बातें नहीं करेंगे हम। फाइनेंशियल मार्केट जहां से पैसा का लेन देन होता है, ऐसा समझ लीजिए आप। चलिए, मुझे पैसे के लेन देन में मुझे पैसा लेना है, किसी से बोरो करना है। क्यों बोरो करना है? लेट से मुझे अपनी कंपनी बनानी है, ये मैं हूं तुषांत यादव और ये कंपनी में बनाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है। यानी मैं फाइनेंशियल मार्केट से पैसा बोरो करना चाहता हूं, उस मार्केट से पैसा बोरो करना चाहता हूं। अब मार्केट से पैसा बोरो करने के कुछ तरीके होंगे, वो तरीके क्या हैं? अगर वो तरीके मुझे पता चल जाए तो मैं पैसा बोरो कर पाऊंगा, तो ये कंपनी में बना पाऊंगा। समझिए इस चीज को, ठीक है। लेट से मुझे 1000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, 1000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है इस कंपनी को बनाने के लिए, और मेरी क्लास में अभी 100 स्टूडेंट्स हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूं कि आप केवल 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट कर दो मुझे, आप 10-10 रुपए मुझे दे दो तो मेरे पास 1000 रुपीज हो जाएंगे और मैं कंपनी आराम से बना लूंगा। आप 1000 करोड़ मान सकते हैं एग्जांपल में, मैं 1000 रुपीज एग्जांपल मान रहा हूं इजी टर्म्स में आपको समझाने के लिए। 10-10 रुपए। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत तेज, आज की जनरेशन वैसे भी बहुत तेज, कह रहे हैं कि सर आपको 10 रुपए हमने दे दिया तो हमारा क्या फायदा है भाई, हमें क्या मिलेगा। मैं कहूंगा कि मैं आपको पेपर दूंगा, उस पेपर का नाम होगा शेयर्स, जिसमें लिखा होगा 10 रुपीज। तो मैं 10 रुपीज का शेयर्स आपको दूंगा और आपसे 10 रुपए ले लूंगा। तो आपके पास गारंटी रहेगी, वो पेपर रहेगा कि मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं सर, वो गारंटी के लिए मैं आपको वो पेपर दूंगा शेयर्स का। उससे होगा क्या, समझिए इस चीज से, उससे होगा क्या, अगर ये मेरी कंपनी है जिसको मैं बना रहा हूं और मैंने 100 शेयर्स इशू किए हैं, 100 शेयर्स इशू किए हैं, तो मैं अपनी कंपनी को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा और जो मुझको जितने शेयर्स मेरे से खरीदेगा या जो मुझे जितने रुपए देगा, लेट से किसी ने मेरे से 10% शेयर्स खरीदे तो मैं उसको 10% का इस कंपनी में मालिक बना दूंगा, ओनर बना दूंगा। तो अगर मैंने अपने 100 बच्चों को 10-10 रुपए का शेयर्स खरीदने के लिए बोला है, उन्होंने मुझे 10-10 रुपए दिए हैं, तो मैं हर एक ब्लॉक का, एक ब्लॉक को, एक बच्चे को उसका मालिक बना दूंगा और वो बच्चे होंगे मालिक, ओनर्स। बहुत बढ़िया बात है, तालियां, क्लैप। आप सब लोग मालिक बन चुके हैं इस कंपनी के। आप सबके पास ऐसा शेयर है, जैसे रिलायंस का अगर शेयर देखो, देखिए ऐसा लिखा है 10 रुपीज का ये रिलायंस का शेयर है। इसमें नाम नहीं होता किसके नाम पर ये शेयर है, बस 10 रुपए का ये शेयर है। ये पेपर होगा आपके पास, जब भी ये पेपर आप लेके जाओगे कंपनी के पास, कंपनी एक्नॉलेज करेगी कि हाँ आपने 10 रुपए हमें कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। बहुत बढ़िया बात। अब आप कंपनी के ओनर बन चुके हैं, जितने परसेंट आपके पास शेयर है यानी आपके पास ओनरशिप है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप बैठिए। कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो प्रॉफिट में आपको पैसा मिलेगा, तो जितना भी प्रॉफिट कंपनी कर रही है तो उसका पार्ट, आपके पास जितने परसेंट शेयर्स हैं तो प्रॉफिट का उतना परसेंट आपको दिया जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो आपको लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। यानी शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है यार, अगर दोस्तों आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हमको भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो आपको भी लॉस होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका मतलब है पहला तरीका यह है कि मैं शेयर्स का एक पेपर ऐसा इशू कर दूं और मार्केट से पैसा बोरो कर लूं, बिल्कुल। लेकिन जब तक एक बच्चा उठा और उस बच्चे ने मुझसे कहा कि मैं आपकी कंपनी में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, लॉस हो रहा है तो मुझे लॉस नहीं चाहिए, चलो प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ले भी लूंगा पर लॉस मैं बियर नहीं करना चाहता, मुझे एकदम सिक्योर
चीज चाहिए जहां पर मुझे पक्का हो कि मुझे पैसे रिटर्न में अच्छे मिलेंगे। तो मैंने उससे कहा कि बैंक में जाके डिपॉजिट कर दो, एफडी बनवा लो। फिक्स डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा, अगर आपने 100 रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया, 7% का इंटरेस्ट रेट है, तो आपको 107 रुपए मिलेगा। तो कह रहा नहीं, जो फिक्स डिपॉजिट है बैंक का वो कम है, मुझे और अच्छे इंटरेस्ट रेट पर क्या चाहिए, किसी से पैसे चाहिए जिसको मैं लोन में पैसा दे सकूं। मैंने कहा ये भी सही तरीका है। तो पहला तरीका था कि मैं शेयर्स इशू करूं जिसमें लोगों को मैं मालिक बना दूं। दूसरा तरीका है मैं बॉन्ड इशू करूं। समझिए इस चीज को, बॉन्ड इशू, बॉन्ड करूं। बॉन्ड का पेपर ऐसा होगा, यानी मैं बॉन्ड के पेपर में आपको लिख कर दूंगा कि ये 100 रुपीज का बॉन्ड है, 8% पे मैं दे रहा हूं 1 साल के लिए। यानी बॉन्ड का ये पेपर आप ले जाओ और 1 साल बाद आना, मैं आपको 108 रुपए वापस करूंगा, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करूंगा। कंपनी को लॉस हो, कंपनी को फायदा हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने अगर ये बॉन्ड का पेपर अपने पास रखा है, जब भी आप वापस आओगे मैं आपको जितना इंटरेस्ट रेट मैंने प्रॉमिस किया है, मैं उतना इंटरेस्ट रेट आपको दे दूंगा और आपके पास उतना रुपए आ जाएगा। और ये इंटरेस्ट रेट जाहिर सी बात है बैंकों के एफडी से अच्छा होगा, तभी तो लोग मेरा बॉन्ड का पेपर खरीदेंगे। बिल्कुल बात सही है। तो लोगों ने कहा ये दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि सर मुझे अच्छा है, लॉस में लॉस शेयर नहीं करना पड़ रहा है, मुझे एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है, मैं सिक्योर फील कर रहा हूं, मैं ऐसे बॉन्ड के पेपर खरीदना चाहता हूं। बिल्कुल, वो बॉन्ड के पेपर जब खरीदेगा मुझे वो 100 रुपए देगा, 1 साल बाद आएगा मुझसे 108 रुपए ले जाएगा। यानी मार्केट से मैं 2 तरीके से पैसा बोरो कर सकता हूं। पहला तरीका क्या था, मैं शेयर्स इशू करूं जिसमें लोगों को मालिक बना दूं, ओनर बना दूं। दूसरा तरीका, मैं बॉन्ड्स इशू करूं जिसमें लोगों से मैं पैसा लोन की तरह लूं। इसे हम बॉन्ड्स कहें या डेट, डेट भी क्या है, डेट कहो या पैसा बोरो करना कहो, सब एक ही बात है। यानी मैंने अगर मार्केट से पैसा बोरो किया, यानी कैसे बोरो किया, बॉन्ड का ये पेपर लोगों को दिया और मैंने उनसे पैसे बोरो किए। जब पैसे मैंने लिए तो उस पर मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना पड़ेगा एक ड्यूरेशन के बाद, पीरियड के बाद। जैसे कि 1 साल है तो 1 साल बाद मैं उन्हें 108 रुपए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस कर दूंगा। 2 तरीके हो गए शेयर्स एंड बॉन्ड मार्केट से पैसा बोरो करने का। तो फाइनेंशियल मार्केट में मैं जाऊंगा और पैसा बोरो कर सकता हूं। 2 तरीके हैं, शेयर्स और बॉन्ड्स। अब कुछ बच्चे थे, उन्हें कहा सर कि मुझे शुरुआत में तो डर लग रहा है आपको शेयर्स में, आपके शेयर्स खरीदने में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कैसा काम करोगे, हो सकता है आपकी कंपनी डूब गई तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों में मैं चाहता हूं कि 1 साल बाद मैं चाहता हूं कि मैं अभी 1 साल के लिए आपका बॉन्ड का पेपर खरीद ले रहा हूं जिसमें आप मुझे फिक्स इंटरेस्ट देना। जैसे 108 रुपए 1 साल बाद, 100 रुपए का बॉन्ड था, 8% का इंटरेस्ट रेट था 1 साल के लिए, तो 1 साल तक मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, बॉन्ड्स का पेपर आप मुझे इशू कर दो, यानी आप मुझे बॉन्ड इशू कर दो। मैं 1 साल बाद आऊंगा 108 रुपए ले लूंगा। लेकिन हो सकता है मैं ऐसा भी करूं कि 108 रुपए लेके मैं जाऊं नहीं और 108 रुपए का मैं शेयर्स खरीद दूं आपकी कंपनी के। यानी वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि बॉन्ड मैं शुरुआत में खरीद लेता हूं और 1 साल बाद में बॉन्ड को अपने शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो जितना भी बॉन्ड का रुपए होगा उसको सबको शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। मैंने कहा दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ऐसे बॉन्ड्स को मैंने कहा कि चलो मैं इनको बोलता हूं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। समझिए इस चीज को, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो जो कन्वर्ट हो जाए शेयर्स में उन्हें बोलेंगे कन्वर्टिबल, जो नहीं कन्वर्ट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टिबल। समझिए इस चीज को। तो यह भी तरीका हो सकता है कि शुरुआत में लोग कहें कि मैं बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, तो मैं उनको कहूंगा ठीक है, ये प्रॉमिस है आपका कि आप कर लेंगे, शुरुआत में बोल रहे हैं मैं आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दे रहा हूं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका जो है इसी का एक डेरिवेटिव है। समझ गए इस चीज को, बहुत बढ़िया। अब यहां पर 2 प्लेयर हैं। कौन कौन से 2 प्लेयर हैं इकोनॉमी में, एक गवर्नमेंट है और एक कॉर्पोरेट्स यानी कंपनीज है जिनको पैसा लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। गवर्नमेंट, अब यहां पर पीरियड देखिएगा, एक शॉर्ट टर्म यानी लेस देन 1 ईयर के लिए लोन लेना है या लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा के लिए लोन लेना है। गवर्नमेंट जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। तो वो पेपर जो है, देखिए ये जो पेपर आपको मैंने दिखाया था बॉन्ड का, इस पेपर के अलग अलग नाम है। उस अलग अलग नाम को आप समझिए, सेम बात है, सारी एक ही चीज है। उस पेपर को मैंने बोला ट्रेजरी बिल्स अगर गवर्नमेंट ने इशू किया 1 साल से कम के लिए, या उसी को मैंने बोल दिया कैश मैनेजमेंट बिल, एक ही बात है। लेकिन अगर कंपनीज ने 1 साल से कम के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए अगर लोन लेना चाहा, मार्केट से पैसा बोरो करना चाहा, तो उसके पेपर को हम क्या बोलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर या प्रोमिसरी नोट्स। समझिए इस चीज को। तो कॉर्पोरेट्स 1 साल के लिए पैसा बोरो करना चाह रहा है, मैंने उनके पेपर को बोल दिया बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल पेपर्स। अगर 1 साल से ज्यादा के लिए गवर्नमेंट बोरो करना चाह रही है तो उसको मैंने बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उसी पेपर को मैंने अब बोल दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सॉवरेन बॉन्ड। सॉवरेन क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट आपको ये बॉन्ड इशू कर रही है, गवर्नमेंट सॉवरेन है, इसलिए ऐसे बॉन्ड्स को मैंने क्या बोला, सॉवरेन बॉन्ड्स।
और कंपनीज ऐसे बॉन्ड्स इशू करेगी 1 साल से ज्यादा के लिए, उसे हम बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं या डिबेंचर बोलते हैं। डिबेंचर इज, जब डिबेंचर हम किसे कब कहेंगे, जब कंपनी इशू करेगी। तो गवर्नमेंट कभी डिबेंचर इशू नहीं करेगी, कंपनीज हमेशा डिबेंचर्स इशू करेंगी जब उन्हें 1 साल से ज्यादा के लिए लोन लेना होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ठीक है, गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करेगी तो जो उसका इंटरेस्ट रेट होगा, जिस इंटरेस्ट रेट पर वो इशू करेगी, वो हमेशा कम होगा। किससे? कंपनीज वाले से। क्यों? जहां पर रिस्क ज्यादा होगा वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, जहां पर रिस्क कम होगा वहां इंटरेस्ट रेट कम होगा। आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। आप 1 साल बाद जाओगे, गवर्नमेंट जरूर आपको पैसा देगी, कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी। ऐसे इनके, इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम बोलते हैं गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी, यानी सबसे प्योरेस्ट ऑफ प्योर सिक्योरिटी, यानी वो कभी डिफॉल्ट नहीं करते। जब कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा यानी रिस्क एकदम 0% है, तो उसका जो रिस्क अगर 0% है तो वो इंटरेस्ट भी आपको कम देगा। यानी अगर आप लेट से 8% का इंटरेस्ट रेट आपको देगा तो आपको 1 साल बाद 108 रुपए देगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कंपनीज, उस ये डिपेंड करता है, उसका इंटरेस्ट रेट सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जाहिर सी बात है कंपनियों के केस में रिस्क ज्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा ही देना पड़ेगा। लेट से वो लोग 12% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे, तभी आप उनके बॉन्ड्स खरीदोगे। अदरवाइज एज अ कस्टमर मैं कंपनीज के बॉन्ड्स अगर प्रेफर नहीं करूंगा, अगर इन दोनों के इंटरेस्ट रेट एकदम सेम है। मैं कहूंगा मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लेता हूं ना भाई, क्योंकि उसमें रिस्क कम है। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं हम। ये सर्टेन फैक्टर्स समझेंगे कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हम समझेंगे बिल्कुल। तो अभी आप ये समझ गए कि मैं 2 तरीके से पैसा बोरो कर सकता हूं, शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशू करके। बॉन्ड्स आप समझ गए कि बॉन्ड होता क्या है। गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स इशू करती है, जो शॉर्ट टर्म में करती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म में करती है तो उन्हें क्या बोलते हैं। कॉर्पोरेट्स, कंपनीज जब बॉन्ड इशू करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म्स के लिए उन्हें क्या बोलते हैं। ये यहां तक आप समझ गए। अब यहां पर एक बात समझिएगा, जब भी कोई चीज शॉर्ट टर्म में होगी, समझिए इस चीज को, जब भी कोई चीज शॉर्ट टर्म में होगी यानी पैसा शॉर्ट टर्म के लिए बोरो हो रहा है, तो ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए उस मार्केट में, जिस मार्केट में काम हो रहा होगा, जिस मार्केट में शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज, अब बॉन्ड्स और शेयर्स को हम सिक्योरिटीज कहते हैं, सिक्योरिटीज कहते हैं, समझिए। बॉन्ड्स एंड शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज। इनको कंबाइन कर लीजिए तो इनको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज। अलग अलग से भी इनको सिक्योरिटीज बोलते हैं, यानी अगर बॉन्ड नहीं बोलना चाह रहे हैं आप, सिक्योरिटीज बोल दीजिए तो भी एकदम करेक्ट है। तो जब भी शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज इशू होती हैं, तो जिस मार्केट से ये परचेज आप कर सकते हैं उस मार्केट को बोलते हैं मनी मार्केट। क्या बोलते हैं भाई, मनी मार्केट। समझ आई बात। तो शॉर्ट टर्म में जहां पर आपको ये चीजें मिलेंगी, जहां से आप पैसा बोरो कर पाओगे, उस मार्केट को बोलते हैं मनी मार्केट। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करोगे तो जहां से आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसा बोरो करना है तो किस मार्केट में जाओगे आप, कैपिटल मार्केट में। समझे इस चीज को। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो करना है 1 साल से कम के लिए, तो आप जाइए मनी मार्केट में और वहां से आप पैसा बोरो कीजिए। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आपको कैपिटल मार्केट जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर जाना पड़ेगा, बस नाम डिफरेंट कर लिए कि यहां पर अगर मनी मार्केट की बात हो रही है, यानी यहां पर जितनी भी सिक्योरिटीज होंगी, शेयर्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, वो सब 1 साल से कम वाले होंगे। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो ये सब 1 साल से ज्यादा वाले होंगे, यानी कैपिटल मार्केट 1 साल से ज्यादा, 1 साल से कम यानी मनी मार्केट। ये बात आप समझ गए। मनी मार्केट को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेगुलेटर क्या होता है, फैन का रेगुलेटर क्या होता है, फैन की स्पीड को तेज करना है, कम करना है, उस रेगुलेटर से आप कम तेज कर लीजिए। ऐसे ही पूरे बैंकिंग सेक्टर को, पूरे मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझे इस चीज को। तो कैपिटल मार्केट को कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो पूरे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने मनी मार्केट समझ लिया और कैपिटल मार्केट समझ लिया। यानी फाइनेंशियल मार्केट के, जो मैं आपको बता रहा था, फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। मैंने कैसे पैसा बोरो किया, शेयर्स एंड बॉन्ड इशू करके, या मैं डिबेंचर्स, अगर मैं कंपनी हूं, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं तो मैं बॉन्ड इशू नहीं कर सकता, उन बॉन्ड को मैं क्या कहूंगा, डिबेंचर्स कहूंगा, क्योंकि मैं 1 साल से ज्यादा के लिए अगर बोरो करना चाहता हूं तो उन्हें बोलूंगा डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं। अगर डिबेंचर्स को मैं शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं तो बोलेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अगर नहीं कर सकता हूं तो बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आप यहां तक सारा कॉन्सेप्ट समझे या नहीं। तो बॉन्ड, जब भी हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यानी किसने इशू किया है, हमेशा गवर्नमेंट ने इशू किया है। और बॉन्ड कह सकते हैं, कंपनी जब इशू करते हैं तो बॉन्ड भी कह सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा टर्म्स क्या होगा, हम उसे डिबेंचर्स कहें, ताकि हम समझ में आए कि डिबेंचर्स क्या है और बॉन्ड्स क्या है, दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट
कर सकें। यहां तक चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आप ये चीज समझ गए कि मनी मार्केट क्या, फाइनेंशियल मार्केट क्या और बॉन्ड्स क्या है। बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना बाकी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं। दो मार्केट होते हैं, मनी मार्केट के अंदर दो मार्केट होंगे, कैपिटल मार्केट के अंदर भी दो मार्केट होंगे। देखिए, तो मैंने आपको यहां मनी मार्केट बताया। मनी मार्केट के अंदर दो मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। OLX, पहले मैं गया एसी खरीदने, तो मैंने लेट से एसी खरीद ली कंपनी से। तो कोई कंपनी है एसी की XYZ, उस कंपनी से मैंने एसी परचेज कर लिया। एसी को मैंने 1 साल यूज किया। अब मैं एसी को दोबारा बेचना चाहता हूं किसी को, तो मैं कहां जाऊंगा? OLX में जाऊंगा और ढूंढूंगा कि कोई इसको खरीदना चाहता है कि नहीं खरीदना चाहता। OLX बताएगा कि हाँ इतने लोग इंटरेस्टेड हैं और आप एसी अब बेच सकते हो। जब भी मैं पहली बार कोई चीज खरीद रहा हूं, वो नई चीज है, ये इसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। ऐसा मार्केट जहां पर आप कोई चीज नई खरीदते हो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है? आप यूज की हुई चीज अब दोबारा अदला बदला कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी मार्केट। अभी ये एग्जांपल था, अगर रियल लाइफ में आप समझना चाहो, जैसे कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की। देखिए, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की और गवर्नमेंट से मैंने खरीद लिया। ठीक है, मेरे पास आ गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्कुल। अब अगर मेरे पास वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई है, हो सकता है उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मुझे अभी जरूरत ना हो। ये देखिए, ऐसे समझ लेते हैं कि लेट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बॉन्ड जो है 100 रुपीज का बॉन्ड है, 8% इंटरेस्ट रेट है और 108 रुपए मुझे मिलेंगे 1 साल बाद। 1 साल के लिए बॉन्ड है, ठीक है। अब 1 साल से पहले हो सकता है कि मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए, बिल्कुल हो सकता है। अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिद्धार्थ सर को कह सकता हूं कि सर मेरा ये बॉन्ड खरीद लीजिए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मुझसे खरीद लीजिए। आप जब भी 1 साल बाद जाएंगे मोदी साहब के पास, मोदी साहब आपको 108 रुपए देंगे, क्योंकि मोदी साहब ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किसी का नाम लिख के नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि जब भी, क्योंकि बॉन्ड्स यही बात है, जब भी आप ये पेपर होल्ड कर रहे हैं और गवर्नमेंट के पास आप 1 साल बाद जाओगे, गवर्नमेंट आपको 108 रुपए देगी। लेकिन गवर्नमेंट 1 साल से पहले गवर्नमेंट के पास जाओगे तो गवर्नमेंट मना कर देगी कि हम नहीं जानते हैं आपको, आप कौन हैं, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस किया बॉन्ड में कि 1 साल बाद आइएगा और 108 रुपए लेके जाइएगा। तो मैं गवर्नमेंट को अब दे नहीं सकता कि 1 महीने हुए हैं और मुझे जरूरत पड़ी पैसों की, लेट से मुझे अपनी बच्ची का स्कूल में दाखिला करवाना है, एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। अब मैं ये गवर्नमेंट से को ये बॉन्ड वापस करके गवर्नमेंट से पैसे ले नहीं सकता हूं। तो मैं सिद्धार्थ सर के पास गया कि सर आप ये बॉन्ड का पेपर खरीद लीजिए और 1 साल बाद गवर्नमेंट आपको 108 रुपए देगी, ये पक्का है, गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी, इसीलिए गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी कहते हैं। तो सिद्धार्थ सर ने कहा कि ओके चलिए ठीक है, मैं आपसे ये बॉन्ड का पेपर खरीद लेता हूं। सिद्धार्थ सर ने मुझसे बॉन्ड का पेपर खरीद लिया और मुझे पैसे दे दिए, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल। जब ये काम हुआ, जब मैंने मोदी साहब से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिया, इसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जब मैंने सिद्धार्थ सर को ये चीज बेच दी, उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी मार्केट। समझिए इस चीज को, प्राइमरी मार्केट क्या है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नई नई इशू हुई थी तो मैंने खरीदी, वो प्राइमरी मार्केट में काम होगा। जब हम आपस में अदला बदला करेंगे, मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दूं या सिद्धार्थ सर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दूं या किसी XYZ पर्सन को सिक्योरिटीज दे दूं, उस मार्केट को बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का, ये समझ में आ गया। अब यहां पर बात हो रही थी कि बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बॉन्ड क्या था भाई? बॉन्ड एक पेपर था जिसमें लिखा था 100 रुपीज 8% 1 ईयर के लिए है, और एक IAS ऑफिसर साहब ने उसको साइन करके दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है तो IAS ऑफिसर साहब साइन करेंगे इस पे, ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही साइन करके देगा। अब ये बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट है क्या? बॉन्ड के पेपर में जो चीज लिख गई वो तो बॉन्ड के पेपर में हमेशा लिखी रहेगी। यानी बॉन्ड में अगर 8% लिखा है तो गवर्नमेंट आपको 108 रुपए देगी 1 साल बाद, ये पक्का हो गया, ये प्रॉमिस है उसका। लेकिन अब सेकेंडरी मार्केट में जो चीजें हो रही हैं उसको बॉन्ड यील्ड से कनेक्ट करेंगे। समझिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, आराम से समझिएगा। सेकेंडरी मार्केट में लेट से मैं सिद्धार्थ सर के पास गया और मैंने कहा सर से कि सर ये 100 रुपए का बॉन्ड है और इस पे 8% का इंटरेस्ट रेट है और 1 साल के लिए है। तो अगर मैं बॉन्ड को कहूं तो ये बॉन्ड का प्राइस है, समझिए इस चीज को, ये बॉन्ड का प्राइस है, ये बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है और ये बॉन्ड का ड्यूरेशन है। यही तो मैं बोल रहा हूं बार बार, बिल्कुल। तो सर के पास में गया, मैंने कहा सर 100 रुपए का बॉन्ड है, मैं आपको देना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन सिद्धार्थ सर कह रहे हैं कि यार मेरे पास तुषांत 100 रुपए नहीं है,
मेरे पास सिर्फ 90 रुपए हैं, अगर आप ये बॉन्ड का पेपर मुझे 90 रुपए में बेचना चाहो तो ठीक है, आप मुझे बेच सकते हो, मैं आपको 90 रुपए दे दूंगा और ये बॉन्ड का पेपर अपने पास रख लूंगा। समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं यहाँ पर, बॉन्ड यील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा खेल ही आपको समझ में आ जाएगा इतनी सी बात पे। तो सिद्धार्थ सर ने मुझसे कहा कि मेरे पास 90 रुपए हैं, मैं आपको केवल 90 रुपए ही दे सकता हूं, तो शान जी आप 90 रुपए ले लीजिए, तभी आपको 90 रुपए की जरूरत हो तो 90 ले लीजिए, मेरे पास 100 नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इनसे 90 रुपए ले लिया और इनको 100 रुपए वाला बॉन्ड का पेपर दे दिया। अब समझिएगा, सिद्धार्थ सर जब गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो गवर्नमेंट तो सर को 108 रुपए देगी, बिल्कुल, लेकिन सर ने कितने रुपए का परचेज किया? सर ने 90 रुपीज का परचेज किया। तो सर को कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है? इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? 18 रुपीज का। भाई 90 का खरीदा है, 108 रुपए मिलेगा एक साल में, यानी 18 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। और किस पे मिलेंगे? 90 रुपीज पे। तो 90 रुपीज पे 18 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर इसको हम चेंज करें तो कितना आएगा? ये 20%। यानी सर को जो पैसा मिलेगा, सर को जो रिटर्न मिलेगा, सर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 20% के हिसाब से मिलेगा। लेकिन सर आपने तो कहा था कि बॉन्ड पे 8% लिखा है। अरे सर बॉन्ड पर तो 8% ही लिखा है, लेकिन सर ने 90 रुपीज का खरीदा है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में काम हो रहा है, सर ने 90 रुपीज का खरीदा है सेकेंडरी मार्केट में, तो सर को 90 रुपीज पे 18 रुपीज मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो 108 ही रुपए देगी, तो सर को 20% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी अगर सर का मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालूं, समझिए इस चीज को, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो कितने का होगा? 20% का। यानी सर को जो रिटर्न मिल रहा है वो 20% का रिटर्न मिल रहा है। और अगर वो पेपर मेरे पास होता, क्योंकि मैंने 100 रुपए का खरीदा था, तो मुझे 8% का ही मिलता, 108 रुपए का, यानी वहां पर मुझे 8% का रिटर्न मिलता। लेकिन सर को 20% का रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि सर ने 90 रुपीज का खरीदा है। क्योंकि सर का बेस कम है, ये 90 रुपीज का बेस कम है, इसलिए सर को 18 रुपीज का फायदा हो रहा है। दैट मीन सर का जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकलेगा वो 20% आएगा। इस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को ही बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। क्या बोलते हैं भाई? बॉन्ड यील्ड। यानी जब भी बॉन्ड प्राइस क्या था? 100 रुपीज, याद है? बॉन्ड प्राइस से अगर कम रुपए में आप खरीदोगे तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। जैसे कि अगर बॉन्ड प्राइस 100 रुपए का है और मैं 90 रुपए में खरीदूंगा तो 20% आएगा, तो 8% से ज्यादा है, दैट मीन्स कि बॉन्ड यील्ड क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कोई आदमी 100 रुपए की जगह 105 रुपए में मुझसे खरीद ले, किसी और को जरूरत है, वो आया भागते भागते कि मुझे बॉन्ड का पेपर चाहिए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अच्छा रिटर्न दे रही है, तो मुझे लास्ट में बहुत अच्छा रुपए मिलेगा, 108 रुपए मिलेंगे, और कहीं 108 रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो वो मुझसे क्या कह रहा है कि मैं आपका पेपर 105 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार हूं। तो जब वो मुझसे पेपर 105 रुपए का खरीदेगा और उसको बाद में गवर्नमेंट 108 रुपए देगी, यानी उसको 3 रुपए का फायदा है 105 वाले बेस पर, और 100%, ये कितना निकल के आएगा? जल्दी से बताइए, मैं कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। 3 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, 2.8%, यानी बॉन्ड यील्ड क्या हो गई? कम हो गई। समझिए इस चीज को, यानी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को ही बॉन्ड यील्ड बोल रहे हैं। यानी जो बॉन्ड यील्ड आई वो कितनी की आई? 2.8% की। यानी बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। जब भी बॉन्ड प्राइस समझिएगा, जो सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड प्राइस हम खरीद रहे हैं वो बॉन्ड प्राइस अलग है। वो बॉन्ड प्राइस जिस पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिख के दी गई है, वो जो 100 रुपए लिखा है, वो 100 रुपए तो हमेशा लिखा रहेगा वहां पर। बॉन्ड में जो भी लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा। समझिए इस चीज को, 100 रुपीज 8% 1 ईयर, ये लिखा ही रहेगा, ये बॉन्ड का प्राइस है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो बॉन्ड का प्राइस है, यानी हम आपस में जितने रुपए का बदल रहे हैं उसको भी तो बॉन्ड प्राइस बोलेंगे, वो सेकेंडरी मार्केट का बॉन्ड प्राइस होगा। समझिए इस चीज को, ये प्राइमरी मार्केट का बॉन्ड प्राइस है 100 रुपीज। सेकेंडरी मार्केट में हम लोग तय करेंगे कि कितना रुपए होगा। जिसको ज्यादा जरूरत होगी वो मुझसे अगर बॉन्ड खरीदेगा तो मैं उसको 100 रुपए में नहीं दूंगा, मैं उसको 105 रुपए में दूंगा, 102 रुपए में, 3 रुपए में दूंगा। क्यों भाई? क्योंकि उसको जरूरत है। और अगर मुझे बेचना हुआ, क्योंकि मुझे बेचना है, तो कोई मुझसे अगर कम में भी लेगा तो मुझे बेचना है, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, तो मुझे कम में भी बेच सकता हूं। तो जब भी बॉन्ड प्राइस सेकेंडरी मार्केट में कम होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। 100 रुपए से 90 रुपए होगा बॉन्ड प्राइस, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। लेकिन अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड घटेगी। समझे इस बात को? सेकेंडरी मार्केट का खेल है बॉन्ड यील्ड, सेकेंडरी मार्केट का खेल है बॉन्ड यील्ड। प्राइमरी मार्केट में तो बॉन्ड का प्राइस 100 ही रहेगा। सेकेंडरी मार्केट में जब आएगा तो हम आपस में कितने रुपए का बदल रहे हैं वो बॉन्ड प्राइस हो जाएगा। लेकिन पेपर में तो वही है, पेपर का पेपर ही रहेगा, गवर्नमेंट उस पेपर में 108 रुपए ही देगी।
लेकिन हम जो सेकेंडरी मार्केट में जिस प्राइस पर ले रहे हैं उससे यह पता चलेगा कि आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, उससे पता चलेगा कि बॉन्ड यील्ड कितनी होगी। आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इतना क्लियर है, इतना सब कुछ क्लियर है। बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस का ये इंटरकनेक्शन ये समझ में आया, इससे ही सारे खेल होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉन्ड का प्राइस घटेगा बढ़ेगा क्यों। अच्छा, ये भी समझा देते हैं भाई। लेट्स से इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? किसी चीज की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है। लेट्स से अनियन 1 केजी है और खरीदने वाले 1000 लोग हैं, तो अनियन 1 केजी ही खा सकेंगे, पैसे तो खा नहीं सकते, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि सबके पास पैसे हैं। फील लीजिएगा इन्फ्लेशन की। तो लेट्स से इस आदमी के पास 1 केजी अनियन है और खरीदने वाले 5 लोग हैं। ये 5 लोग, पैसे बहुत हैं इनके पास, लेकिन ये पैसे खा नहीं सकते हैं, बस बदकिस्मती इतनी है, ये खाएंगे तो अनियन ही खाएंगे। अनियन लेने गए, इस भाई साहब के पास पूछा इससे कि अनियन कितने रुपए केजी है। तो ये पहला भाई गया, पूछा अनियन कितने रुपए केजी, इसने बोला 10 रुपए केजी है। तो उसने बोला जल्दी से पैक करके दे दो, मैं तुम्हें 10 रुपए दे रहा हूं। जब तक ये दूसरे भाई साहब आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं 100 रुपए दूंगा, क्योंकि अनियन नहीं खा सकता हूं, मैं 100 रुपए दूंगा, आप ये 1 केजी अनियन मुझे दे दो। तीसरा आता है कि 1000 रुपए मैं दे दूंगा, अनियन मुझे दे दो। चौथा आता है कि और मैं पैसे दे दूंगा, 1 लाख रुपए दे दूंगा, अनियन मुझे दे दो। कहने का मतलब अनियन वही है, लेकिन उसके प्राइस में इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो जब भी किसी चीज की सप्लाई कम होगी और डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो उसके प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा। 10 रुपए की चीज आप 1 लाख रुपए में बेच रहे हो, यानी उनके प्राइस में इंक्रीज हो गया। तो जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है कि चीजों के दाम बढ़ जाए। तो चीजों के दाम बढ़ते कब है? या तो सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बहुत ज्यादा हो, या तो डिमांड क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई कम है। तो चीजों के प्राइस कब बढ़ेंगे? जब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। अब समझिए, गवर्नमेंट ने ढेर सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की। गवर्नमेंट ने ढेर सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू किए। जब मार्केट में बॉन्ड्स की सप्लाई ज्यादा होगी और बॉन्ड की डिमांड नहीं करने वाले कम होंगे, यानी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और खरीदने वाले लोग कम हैं, तो सिक्योरिटीज ज्यादा हैं और खरीदने वाले लोग कम हैं, तो इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझिए इस चीज को। तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या? अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत मार्केट में बहुत ज्यादा है तो कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा उसे, क्योंकि डिमांड कम है। अगर डिमांड कम है और कोई सप्लाई ज्यादा है, कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, तो अगर मेरे पास 100 रुपए का बॉन्ड का पेपर है, तो मैं आप सब लोग से क्या कहूंगा? 100 रुपए का बॉन्ड का पेपर है, 8% पे 1 साल के लिए है मेरे पास, वो बॉन्ड का पेपर मेरे पास है। मैं सेकेंडरी मार्केट में गया और मैं लोगों से बोल रहा हूं कि भाई मेरा पेपर खरीद लो 100 रुपए में। 100 रुपए में बेचना चाह रहा हूं कि 100 रुपए में कोई खरीद ले, लेकिन क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा है और कोई डिमांड नहीं कर रहा है, आपको चाहिए नहीं वो बॉन्ड का पेपर, तो आप क्या बोल रहे हैं? यार 100 रुपए में मैं नहीं लूंगा। मैंने कहा यार 95 में ले लो, 95 रुपीज में दे देता हूं, क्योंकि मुझे बेचना है, डेस्परेट हूं मैं, मुझे बेचना है, क्योंकि मुझे भी नहीं चाहिए पेपर, कोई डिमांड नहीं कर रहा है, इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं? डिमांड कम कर रहे हैं, तो लोग लेना नहीं चाह रहे हैं। तो बॉन्ड प्राइस, सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड प्राइस क्या होगा? कम होगा। 90 में भी नहीं लेना चाहेगा, 85 में, 80 में भी नहीं लेना चाहेगा, हो सकता है 80 में ले ले। तो 80 में जब वो लेगा तो 100 रुपए की चीज वो 80 में ले रहा है, यानी वो 80 में खरीद रहा है। उसको फायदा कितने का हो रहा है? 108 रुपए गवर्नमेंट देगी, यानी उसको कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 28 रुपीज का। तो यील्ड कितनी निकल के आएगी? इसको कैलकुलेट कीजिए। यील्ड ज्यादा निकल के आएगी, यानी यील्ड बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है, जब भी बॉन्ड की सप्लाई बहुत ज्यादा होगी और बॉन्ड की डिमांड बहुत कम होगी, तो बॉन्ड की जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम हो जाएंगे, बॉन्ड की यील्ड जो है वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अपोजिट केस, बॉन्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है कि मुझे भी चाहिए बॉन्ड, मुझे भी चाहिए बॉन्ड, मुझे भी चाहिए बॉन्ड, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है किसी चीज की, तो क्या होगा भाई? बॉन्ड की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम है तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे। 100 रुपए का बॉन्ड 105 रुपए में भी खरीदने के लिए लोग मिलेंगे कि मैं 105 का खरीद लूंगा, मुझे आप बॉन्ड का पेपर दे दो। मैं 106 रुपए का खरीद लूंगा, मुझे बॉन्ड का पेपर दे दो। अरे मैं 108 रुपए का खरीद लूंगा, मुझे बॉन्ड का पेपर दे दो। ये सब हाइपोथेटिकल नंबर मैं आपको बता रहा हूं, बस इसलिए कि समझ में आ जाए। इतना नहीं बढ़ता है, 1-2% का चेंज हो जाता है, इतना जो परसेंट चेंज मैं बता रहा हूं उतना नहीं होता है। समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि लेट्स से 100 रुपए का बॉन्ड का पेपर लोग 105 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब उनको 3 रुपए का ही फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो 108 रुपए देगी और 105 का खरीदा है 100%, कितना आएगा? 2.8% आया था, याद है? बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। तो बॉन्ड यील्ड का खेल क्या है?
बॉन्ड की अवेलेबिलिटी कितनी है, बॉन्ड की डिमांड कितनी है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे, बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। और ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट में सारे काम हो रहे हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बॉन्ड यील्ड का ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, समझ आया। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को हमने क्या बोला, बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड किस पर डिपेंड करती है, बॉन्ड की डिमांड पर या बॉन्ड की सप्लाई पर। डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेंगे, बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, बॉन्ड प्राइस कम होंगे, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सेकेंडरी मार्केट का खेल है बॉन्ड यील्ड। प्राइमरी मार्केट में तो वो बॉन्ड का पेपर 100 रुपए का ही आपको मिलेगा, यानी अगर एसी नहीं लेने जाओगे तो एसी अगर नया 40,000 का है तो 40,000 का ही मिलेगा। ओएलएक्स में आप लेन देन में कर सकते हो, भाव बढ़ा सकते हो घटा सकते हो कि मैं 20,000 का ही दूंगा, तो मैं लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। सामने वाला करेगा मैं 18,000 दूंगा, तो आप वहां पर ये नेगोशिएशंस कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में ये खेल नहीं होगा, सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड यील्ड का ये खेल होगा। आई होप कि आपको एक क्लैरिटी से समझ में आया होगा सारा। चलिए, तो बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट समझ गए, बॉन्ड आप समझ गए। अब ये कनेक्टेड कैसे है ये आपको समझना है। तो बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से, यानी अगर सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड प्राइस घट जाए, उसकी वजह क्या है, बॉन्ड प्राइस घटने की, डिमांड घट गई है और सप्लाई ज्यादा हो गई, तभी बॉन्ड प्राइस घट गए हैं। बॉन्ड प्राइस घटने से बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है। बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से प्रॉब्लम क्या क्या आएगी ये समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या आएगी, कॉर्पोरेट्स का क्राउडिंग आउट हो जाएगा। ये क्राउडिंग आउट क्या होता है ये समझते हैं। अब मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करवा रहा हूं, डॉट्स आराम से बैठ के कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर एक बार अगर ये आप समझ गए तो हमेशा के लिए आप समझ जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का रिस्क कम होता है, तो गवर्नमेंट से बॉन्ड जो होते हैं उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है, क्योंकि रिस्क भी कम होता है। जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर इश्क ज्यादा होता है, वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं। अब कॉर्पोरेट्स क्या फैक्टर डिपेंड करता है उसके इंटरेस्ट रेट में, तो कॉर्पोरेट्स बॉन्ड इशू कर रहा है लेट से 100 रुपीज का, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट कितना रखे ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली बात तो होगा क्रेडिट रेटिंग ऑफ कंपनी, रिस्क, यानी जैसे कि अगर हम लोग लोन लेते हैं तो हमारे पास एक क्रेडिट रेटिंग आती है, याद है, क्रेडिट रेटिंग नाम की चीज होती है। क्रेडिट रेटिंग क्या बताती है कि इस आदमी को अगर आप पैसा दोगे तो क्या चांसेस है कि वो आपके पैसे वापस करेगा। अगर रेटिंग अच्छी है इसका मतलब यह है कि ये डिफॉल्ट नहीं करेगा, आपके पूरे पैसे वापस कर देगा। रेटिंग खराब है इसका मतलब यह है कि आदमी ये पैसे वापस नहीं करता है, बस ले लेता है और फिर भाग जाता है। तो यानी अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, यानी रिस्क कम है, उसको हम पैसा आराम से दे सकते हैं क्योंकि वो पैसा हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है वो इंटरेस्ट कम रखेगा अपने, जाहिर सी बात है ना। इंटरेस्ट, क्योंकि मैं उसके बॉन्ड खरीदना चाहूंगा क्योंकि रिस्क भी कम है, तो मैं सोचूंगा चलो ठीक है रिस्क कम है लेकिन इंटरेस्ट रेट भी कम है तो चलेगा। लेकिन हो सकता है क्रेडिट रेटिंग अच्छी ना हो तो रिस्क ज्यादा हो, रिस्क ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट भी कंपनी को अच्छे रखने पड़ेंगे, तभी ये बॉन्ड मैं खरीदूंगा। अगर लेट से ये 10% रखता था जब इसका रिस्क कम था, तब ये 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज देता था, तो अगर इसका रिस्क बहुत ज्यादा है तो अगर मुझे वो 20% देगा तभी मैं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक साल भर रिटर्न भी तो 120 रुपीज का मिलेगा, पहले तो 110 का ही मिल रहा था, तो रिस्क कम था तो रिटर्न भी कम था, रिस्क ज्यादा हुआ रिटर्न भी ज्यादा होगा। अब वो रिस्क लेने वाले पे है डिपेंडेंट कि वो रिस्क लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। यानी इंटरेस्ट रेट, कंपनी के जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट किस पर डिपेंड करेगा? पहली बात तो ये होगी उस कंपनी की रेटिंग कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, बैंकों का डिपॉजिट रेट, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कितना है। यानी अगर बैंकों का डिपॉजिट रेट ही 8% हो गया तो हम क्या सोचेंगे, यार बैंक तो एकदम सेफ है, बैंकों में पैसा डालेंगे डिपॉजिट तो मिलेगा ही मिलेगा। बैंक का डिपॉजिट रेट इतना अच्छा है तो मैं क्या करूं, मैं अपना पैसा बैंकों में डाल देता हूं, कंपनियों को लेंड करने की क्या जरूरत है। समझिए इस चीज को। तो बैंक का अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ तो कंपनियों को अपने बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट और ज्यादा देना पड़ेगा, तभी तो मैं उसका बॉन्ड खरीदूंगा, उनको पैसा दूंगा, वरना मैं उनके बॉन्ड ही नहीं खरीदूंगा क्योंकि मुझे बैंक में अच्छा रिटर्न मिल रहा है। समझे इस चीज को। तो सब अपना अपना फायदा सोच रहे हैं। देयर इज नो परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तीसरा खेल है बॉन्ड यील्ड का। अब समझिए, लेट्स से गवर्नमेंट, अब दो प्लेयर हैं जो मार्केट से पैसा बोरो करते हैं, गवर्नमेंट एंड कंपनी। ठीक है, मैंने आपको बताया ये दोनों अपने अपने बॉन्ड इशू करते हैं, बॉन्ड कहिए डिबेंचर्स कहिए, उनके अलग अलग नाम हैं, ये आप जान चुके हैं। ये दोनों मार्केट से पैसा बोरो करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट ने खूब ढेर सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर दी, तो लोगों ने खूब ढेर सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने से क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सप्लाई बढ़ गई है और हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड कम हो।
तो गवर्नमेंट तो बहुत ढेर सारी इशू कर दी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो बहुत ढेर सारी अवेलेबल हैं सेकेंडरी मार्केट में, पर डिमांड करने वाला कोई नहीं है। तो क्या होगा, बॉन्ड के प्राइस घट जाएंगे और बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। लेट से बॉन्ड यील्ड हो गई है 20%। जैसे कि मैंने आपको बॉन्ड वाला पेपर बताया था कि गवर्नमेंट का 100 रुपीज़ का बॉन्ड है 8% का और 1 साल के लिए, सेकेंडरी मार्केट पे उसको 90 रुपीज़ का खरीदा गया, तो उसकी बॉन्ड यील्ड कितनी आएगी, 20%। तो जिस व्यक्ति ने सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट का ये जो बॉन्ड का पेपर खरीदा है उसको 20% का रिटर्न मिल रहा है, और उसी समय कंपनी ने अपना बॉन्ड इशू किया, जिस कंपनी वाले बॉन्ड ने कहा कि मैं आपको 100 रुपीज़ में 15% इंटरेस्ट रेट पर 1 साल के लिए मैं पैसा बोरो करना चाह रहा हूं, कंपनी ने अपना डिबेंचर इशू किया ऐसा। लेकिन जब मुझे गवर्नमेंट के बॉन्ड पर 20% का रिटर्न मिल रहा है तो मैं कंपनी के बॉन्ड क्यों खरीदूंगा? समझो इस चीज को। अगर एसी OLX में एकदम अच्छी नई ताजी मिल रही है तो मैं नई जाकर क्यों खरीदूंगा किसी और की? वैसा ही सेम चीज, अगर यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्योंकि कम रेट पर अवेलेबल है तो मुझे 90 का खरीदा, मुझे 108 रुपए मिलेंगे, यानी मुझे 18 रुपए, यानी 20% मुझे रिटर्न मिलेगा। तो मैं कंपनी का अगर 100 रुपए का बॉन्ड खरीदूंगा मुझे वहां पर तो 115 रुपए ही मिलेंगे, यानी 15 रुपए का ही रिटर्न मिलेगा। तो मैं कंपनी के बॉन्ड क्यों खरीदूं? मैं कंपनी के बॉन्ड ना खरीद के गवर्नमेंट के बॉन्ड क्यों नहीं खरीदता हूं? तो जब भी बॉन्ड यील्ड ज्यादा होगी, गवर्नमेंट की बॉन्ड्स की बॉन्ड यील्ड ज्यादा होगी, तो लोग मोटिवेटेड होंगे कि बॉन्ड ही खरीद लेते हैं ना, कंपनियों के इस बॉन्ड पर पैसा इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर तो 15 रुपए का ही रिटर्न है, 15% का ही रिटर्न है 1 साल में। तो फिर कंपनियों के पास लोन नहीं आ पाएगा। कंपनी ये पेपर इशू करके पैसा ही तो लेना चाहती है, लोन में पैसा ही तो ले रही है आपसे, तो कंपनी क्या होगी, पैसा लोन में ले नहीं पाएगी। जब कंपनी लोन में पैसा नहीं ले पाएगी तो कंपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम करेगी, और जीडीपी का फॉर्मूला याद कीजिए एक्सपेंडिचर मेथड से, ये डॉट कनेक्ट कीजिए, C+I+G+NX, यही होता था। ये आई क्या था, इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स। इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स डिक्रीज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बैंक लोन नहीं दे रहे हैं। अगर बैंक लोन नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहां बैंकों के पास एनपीए की समस्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि बैंकों ने जितने लोन दिए हैं उनके लोन कोई वापस ही नहीं करता, तो ये समस्या आती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या है। टेक्निकल है, इसको बाद में समझेंगे कभी। लेकिन यहां पर ये समझने वाली चीज है, कंपनियों को बैंक लोन नहीं दे रहा है, कंपनियों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू किए, लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं। क्यों लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के बॉन्ड पर यील्ड अच्छी मिल रही है उनको 20% की, तो वो 15% वाला क्यों ही खरीदेंगे? इसलिए कंपनियों के पास पैसा आ नहीं रहा है। कंपनियां, जब पैसा आएगा नहीं तो कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगी। जब कंपनियों का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो जीडीपी भी कम हो जाएगी। क्यों? इन्वेस्टमेंट कम होगा, डायरेक्टली रिलेटेड है जीडीपी, तो जीडीपी भी कम हो जाएगी, यानी जीडीपी में ग्रोथ भी कम आएगी। तो इकोनॉमी मतलब थोड़ा स्लो डाउन की तरफ चलने लगेगी। यानी कॉर्पोरेट्स को पैसा देना, यानी कॉर्पोरेट्स भी बोरो कर सके, ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इतनी इशू कर दी है, गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा बोरो करने के लिए पेपर इशू कर दिए हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट हो गया। क्राउडिंग आउट का मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट ने इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है, इतनी ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर दी है, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, और बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बॉन्ड कोई खरीद ही नहीं रहा है। उसकी वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर लोन में पैसा ले ही नहीं पा रहा, मार्केट से पैसा उठा नहीं पा रहा, इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट हो जा रहा है। अच्छा, इस केस में आप कह सकते हैं कि सर अगर गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड 20% है तो कॉर्पोरेट सेक्टर वाला 24% में इशू कर दे। लेकिन 24% में इशू तो कर दे, 1 साल बाद उसको 124 रुपए देने पड़ेंगे, तो कॉर्पोरेट सेक्टर इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा कि 124 रुपए वापस कर पाए, तो कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो इतने में इशू करना ही नहीं चाहेगा, तो फिर मार्केट से लोन ही नहीं लेगा, कंपनी को एक्सपैंड ही नहीं करेगा, इंडस्ट्री को एक्सपैंड नहीं करेगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इकोनॉमी में तो जीडीपी कम हो जाएगी। कनेक्शन समझ रहे हो? कोरिलेट कर पा रहे हो इस चीज को? तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। अगर बॉन्ड यील्ड ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होंगे कि उस बॉन्ड यील्ड से अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखोगे तभी लोग आपके बॉन्ड खरीदेंगे, नहीं तो बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। यानी जो कंपनीज, कॉर्पोरेट्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, बॉन्ड यील्ड, बैंक के डिपॉजिट रेट कितने हैं, और क्रेडिट कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है उस कंपनी की। समझिए इस चीज को। तो बॉन्ड यील्ड जैसे ही ज्यादा होगी कॉर्पोरेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट होने लगेगा, और वो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जीडीपी भी कम हो जाएगी, और गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती है, आरबीआई भी ये बिल्कुल नहीं चाहती है। तो पहला जो प्रॉब्लम है बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से, कॉर्पोरेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट हो जाएगा।
दूसरा, हम इकोनॉमी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इकोनॉमी में आगे चल के बूम होगा या आगे चल के इकोनॉमी स्लो डाउन होने वाली है। समझिए इस चीज को, समझिए इस चीज को। उल्टा समझते हैं। लेट्स से इकोनॉमी में बूम आने वाला है। इकोनॉमी में बूम आने का मतलब यह होता है कि जीडीपी ग्रो होने वाली है तेजी से, यानी जीडीपी ग्रो होगी, यानी इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। यही तो फॉर्मूला है जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये तो कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आपने जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है। तो इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रही है, यानी इकोनॉमी में बूम आ रहा है, दैट मीन्स कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, लोग इक्विटी खरीदना, लोग इक्विटी मत बोलिए आप, शेयर्स खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। समझिए इस चीज को। शेयर्स क्यों खरीदना चाहेंगे, इकोनॉमी बूम कर रही है, तो जब इकोनॉमी बूम करेगी तो कंपनियां खूब ढेर सारा प्रॉफिट कमाएंगी। जब वो प्रॉफिट कमाएंगी तो हम शेयर्स खरीदना चाहेंगे ना, शेयर्स खरीदेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट में प्रॉफिट मिलेगा। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट वो कमाएंगी उतना ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो हम शेयर्स खरीदना चाहेंगे, यानी शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ क्या होगा, तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड्स को अपना सेल करने लगेंगे, बॉन्ड्स को बेचने लगेंगे। बॉन्ड्स को क्यों बेचेंगे, इसीलिए बेचना चाहेंगे ना कि बॉन्ड्स यार बेचो, हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो बॉन्ड में अगर 100 रुपए लगा है तो 100 रुपए का बॉन्ड बेच के किसी को अगर 90 रुपए भी मिल गए तो 90 रुपए शेयर्स में डालेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ऐसा सोच रहा है वो आदमी। तो बॉन्ड की डिमांड एकदम कम हो जाएगी, बॉन्ड की सप्लाई उतनी ही, तो बॉन्ड की यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। यानी अगर इकोनॉमी में आगे चल के बूम आने वाला है तो कैसे पता चलेगा, जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ने लग जाए, यानी बॉन्ड कोई खरीद ही नहीं रहा है, इसका मतलब सारे लोग हो सकता है शेयर्स खरीद रहे हैं। प्रिडिक्शन है देखो, हो सकता है शेयर्स खरीद रहे हो, तो बॉन्ड से अपना पैसा निकालकर लोग शेयर्स खरीद रहे हो, उसका मतलब हो सकता है इकोनॉमी में आगे चल के बूम आने वाला है, इकोनॉमिक बूम आने वाला है। उल्टा भी ट्रू है, हो सकता है बॉन्ड प्राइस बढ़ने लगे। क्यों भाई बॉन्ड प्राइस बढ़ने लगे, क्योंकि हो सकता है आगे चल के इकोनॉमी में स्लो डाउन आने वाला हो, रिसेशन आने वाला हो। उससे क्या होगा, इकोनॉमी की जीडीपी श्रिंक होगी, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगा, कंजम्पशन कम होगा, जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन में हो रहा है, इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। उससे क्या होगा, अगर हमने किसी कंपनी में अपने शेयर्स खरीदे हैं किसी कंपनी के, तो वो शेयर्स में हमको लॉस भी सहना पड़ेगा, क्योंकि शेयर्स क्या है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस सहना पड़ेगा। तो लॉस ना हो तो हम क्या करते हैं, शेयर्स अभी से बेच देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि आगे चल के इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है, तो शेयर्स हम अभी बेच देंगे, चलो बॉन्ड खरीद लेते हैं। क्यों, क्योंकि बॉन्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बॉन्ड पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा। तो बॉन्ड जैसे लोग डिमांड करेंगे, बॉन्ड सप्लाई उतनी ही है, डिमांड बढ़ने लगेगी बॉन्ड की, तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे और बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। तो जैसे ही बॉन्ड यील्ड कम होगी, अगर बॉन्ड यील्ड कम हो रही है तो ये समझ लीजिए कि प्रिडिक्शन है कि आगे चल के इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, स्लो डाउन आने वाला है। ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक प्रिडिक्शन ऐसे कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बॉन्ड यील्ड कम हो रही है तो इकोनॉमी में आगे चल के स्लो डाउन आने वाला है, बॉन्ड यील्ड ज्यादा हो रही है तो इकोनॉमी में आगे चल के बूम आने वाला है। समझे, कनेक्ट हुआ, कनेक्ट हुआ। आई होप कि आपको कनेक्ट होना चाहिए ये चीज। बूम समझ रहे हो, बूम, और बूम क्या मतलब, जीडीपी ग्रो कर रही है। श्रिंक स्लो डाउन क्या मतलब, क्या कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। हमारे यहाँ इंडिया में जीडीपी 2016-17 से लगातार स्लो डाउन हो रही है, और कोविड क्राइसिस में तो -7.7% के ग्रोथ रेट था। अब इस वाले बजट में बात की थी कि वी शेप जीडीपी रिकवरी होगी, 11% का ग्रोथ रेट होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं हो रहा है, क्योंकि सेकंड वेव आ चुकी है और थर्ड वेव आने के भी खतरे हैं। इसकी वजह से इतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है कि जीडीपी अभी ग्रो होगी। ऐसी सिचुएशन में कि जब स्लो डाउन चल रहा है तो लोग क्या चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी तो डूब रही है, आपने इन्वेस्ट किया तो आपका भी पैसा डूब जाएगा। समझ रहे इस चीज को, कनेक्ट कर पा रहे हो। तो भाई बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो इकोनॉमिक में प्रिडिक्शन कर सकते हो, और कॉर्पोरेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट हो सकता है। क्यों हो सकता है, आपने एक चीज समझी। अब एक चीज समझनी है कि जब यूएस का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो क्या होता है। अब समझिए, यूएस में सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, यानी अब अगर सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो वहां पर रिटर्न अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो एफपीआई हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो, जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि बाहर से जो फॉरेनर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर उनकी मार्केट में, उनकी डोमेस्टिक मार्केट में फेडरल रिजर्व अच्छे इंटरेस्ट रेट देने लगेगा तो वो क्या करेंगे, इंडिया के बॉन्ड, शेयर्स सब बेचने लगेंगे और इंडिया से भागकर अपने अमेरिका में जाने लगेंगे कि वहां पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वहां पे चलते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। फेडरल रिजर्व तो कभी डिफॉल्ट करेगा नहीं, तो वहां पर चल के वहां पर इन्वेस्ट करते हैं।
तो जब एफपीआई, जब फेडरल रिजर्व बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो भारत से जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं अपना पैसा निकाल के यानी बॉन्ड्स शेयर्स सब बेच के अपने डोमेस्टिक मार्केट भाग जाएंगे। जब वो बॉन्ड्स बेचेंगे तो जब बेचेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड का जब बेच देंगे तो कम में भी बेचना चाहेंगे। अगर आप डेस्परेट हैं किसी चीज को बेचने के लिए, आपके पास 100 रुपए का बॉन्ड है तो आप 90 रुपए में बेच के भाग जाओगे। जब बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगा, 90 रुपए में बेचोगे तो क्या होगा, बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, और बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी तो अगेन द सेम प्रॉब्लम इकोनॉमी में प्रेडिक्शन कर सकते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट होने लगेगा, जिससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसे कॉन्सेप्ट समझिए इस चीज को। तो फेडरल रिजर्व का डॉट आपने बॉन्ड यील्ड से कनेक्ट कर लिया, ये सारे डॉट्स आपके कनेक्ट हो गए। तो ये प्रॉब्लम है भाई, बॉन्ड यील्ड बढ़ना एक प्रॉब्लम है, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेप्स ले सकता है। कौन है गवर्नर साहब, शक्तिकांत दास। उन्होंने ऑपरेशन ट्विस्ट किया, ऑपरेशन ट्विस्ट किया। स्लो डाउन आया कोविड में तो उन्होंने कहा कि चलो ऑपरेशन ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट कैसे करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट में वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, माफ कीजिएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड। प्रॉब्लम ये थी कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का कारण ये था कि बॉन्ड की डिमांड कम थी, डिमांड कम थी, बॉन्ड की डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा थी। तो क्या हो रहा था, बॉन्ड के प्राइस कम हो रहे थे और बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी। यही कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, यही कॉन्सेप्ट है, समझ आया था बिल्कुल। तो अगर कोई थर्ड प्लेयर आके इस डिमांड को इंक्रीज कर दे, इस बॉन्ड की अगर कोई थर्ड प्लेयर आके इस डिमांड को इंक्रीज कर दे, जबरदस्ती आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दे, तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ने लगेगी तो बॉन्ड यील्ड कम होने लगेगी। तो आरबीआई एंटर होता है सेकेंडरी मार्केट में और आरबीआई क्या कहता है कि जितने भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा वाले बॉन्ड्स हैं, जितने भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनको मुझे बेच दो आप, मैं खरीदूंगा। 100 रुपए का बॉन्ड है, मैं 102 रुपए में खरीदूंगा। जब आरबीआई आके ऐसी डिमांड करने लगेगा कि 100 रुपए का बॉन्ड है, 102 रुपए में मैं खरीदूंगा, तो बॉन्ड के प्राइस क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे और बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। बॉन्ड यील्ड कम होगी तो कॉर्पोरेट सेक्टर आराम से इजीली क्या कर सकता है, मार्केट से बोरो कर सकता है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझिए इस चीज को, कनेक्ट कीजिएगा। वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आने लगेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कब आएगी, जब बॉन्ड यील्ड कम करेगा, तभी तो उसके कॉर्पोरेट सेक्टर अपने बोरो कर पाएगा। बॉन्ड यील्ड कम करना है तो बॉन्ड यील्ड को कम करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की कि मुझे बॉन्ड बेचो, मुझे बॉन्ड बेचो, मैं खरीदूंगा तुम्हारे बॉन्ड। तो लोगों ने उसे बॉन्ड बेचे, उसने हाई प्राइस पे बॉन्ड खरीदे, तो बॉन्ड जब हाई प्राइस पे खरीदे, बॉन्ड प्राइस बढ़ा तो बॉन्ड यील्ड कम हो गई। अब आरबीआई ने कैसे किया ये समझना है। सॉल्यूशन आप समझ गए कि आरबीआई क्या करने वाला है, बिल्कुल। तो आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट किया। आरबीआई ने बाय किया, क्या बाय किया, देखिए, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ 10,000 करोड़ रुपीस। तो 10,000 करोड़ रुपए की उसने क्या किया, बॉन्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर ली। जब उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय की यानी डिमांड को बढ़ाया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो बॉन्ड प्राइस बढ़े, बॉन्ड यील्ड कम हो गई। लेकिन 10,000 करोड़ रुपए की बॉन्ड खरीदे, तो बॉन्ड जब खरीदेगा आरबीआई तो लोगों को पैसा देगा, उससे दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कौन सी प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कैसे, आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए की जो लिक्विडिटी है इकोनॉमी में इंजेक्ट कर दी। कैसे इंजेक्ट कर दी, क्योंकि आप आरबीआई ने बॉन्ड्स के पेपर खरीदे तो लोगों को पैसा दिया, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, याद कीजिए कॉन्सेप्ट, पैसे ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे और चीजों की सप्लाई उतनी नहीं है तो इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ना आए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, जितनी भी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से कम वाली, 10,000 करोड़ रुपए की उसको मार्केट में बेच दिया। यानी लोगों को शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची और लोगों से 10,000 करोड़ रुपए खींच लिए फिर से। तो लॉन्ग टर्म को बेचा उसने आरबीआई ने, तो लोगों को पैसे दिए, और 10,000 करोड़ रुपए की लोगों से शॉर्ट टर्म बेच दिए तो लोगों से पैसे खींच लिए। तो इन्फ्लेशन को आरबीआई ने कंट्रोल कर लिया। यानी 10,000 करोड़ रुपए की जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, आरबीआई ने बेचकर वो पैसा खींच लिया अपने पास। तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लिया, आरबीआई ने लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो बॉन्ड यील्ड थी उसको भी कम कर दिया, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर आराम से मार्केट से पैसा बोरो कर सके, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। तो इसी चीज को बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट।
कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी आरबीआई ने और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी। बेचा इसलिए ताकि लिक्विडिटी मैनेज हो सके, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों खरीदी लॉन्ग टर्म? ताकि उनकी डिमांड बढ़ सके, उन बॉन्ड्स की, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बॉन्ड बढ़ सके, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड कम हो सके, ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर भी लॉन्ग टर्म के लिए आराम से लोन मार्केट से ले सके। तो ये सारी चीजें सॉल्व हो गई। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बॉन्ड यील्ड कम हो गई, कॉर्पोरेट सेक्टर आराम से अब इजीली मार्केट से पैसा बोरो कर सकता है। जब बोरो करेगा इन्वेस्टमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कंजम्पशन बूस्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रो करेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है बॉन्ड यील्ड का। आई होप कि आपने सारे डॉट्स कनेक्ट किए होंगे, ये सारे डॉट्स आपने कनेक्ट किए होंगे। तो मैंने आपको बताया आज कि फाइनेंशियल मार्केट से पैसा कैसे बोरो करते हैं। मनी मार्केट क्या होता है, 1 साल से कम वाले, ज्यादा वालों को क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। रेगुलेटर छोटे, मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बॉन्ड कैसे पैसा मार्केट से बोरो कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं। बॉन्ड क्या था, बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये सारे काम कहां होंगे, सेकेंडरी मार्केट में सारे काम हो रहे होंगे। प्राइमरी मार्केट में तो वही काम है कि आप नई चीज खरीदोगे तो उतनी की मिलेगी। सेकेंडरी मार्केट में आप मोल भाव कर सकते हो। वो बॉन्ड यील्ड जब बढ़ती है, क्योंकि बॉन्ड के प्राइस कम हो जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ता है, कॉर्पोरेट सेक्टर के क्या इंपैक्ट पड़ता है, और ये बॉन्ड यील्ड का बढ़ना एक प्रॉब्लम है। तो आरबीआई का सोल्यूशन है ऑपरेशन ट्विस्ट। और यूएस फेडरल रिजर्व के अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएं तो जितने भी एफपीआई हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो बॉन्ड में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो बॉन्ड को बेचकर वो अपना पैसा लेके अपने मार्केट, अपने डोमेस्टिक मार्केट चले जाएंगे। उससे क्या होगा, बॉन्ड के प्राइस कम हो जाएंगे, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, उसके लिए भी आरबीआई ने ऐसे काम कर सकता है। तो आई होप ये पूरा बॉन्ड यील्ड का आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो अगर एक लाइक आप दे देंगे तो मुझे भी संतुष्टि मिल जाएगी कि मैंने आपको सही तरीके से समझा पाया हूं। कमेंट बॉक्स में अगर कुछ मीठे मीठे कमेंट लिखने चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आपको जैसा भी फीडबैक है वो आप अपना फीडबैक वहां पर लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका फीडबैक क्या है। उसी हिसाब से मैं उसी अकॉर्डिंग जो है अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर किया करूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।